देखो न्यूटन साहब ये कहते हैं कि सेकेंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी की अगर आप मोमेंटम में चेंज, जो मैं बात कर रहा था, अगर वहीं पर देखो मैंने फिजिकल मीनिंग में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी भी बॉडी में आपको ज्यादा मोमेंटम में चेंज लानी है तो डेफिनेटली ज्यादा फोर्स लाना लगाना पड़ेगा। आप चाहते हो किसी भी बॉडी की मोमेंटम 60 थी और आप उसको 80 करना चाहते हो, और किसी भी बॉडी की मोमेंटम 60 थी 100 करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ का जो चेंज इन मोमेंटम है ओनली 20 है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम 40 है। तो इस केस में हमें जो फोर्स लगाया F2 और इस केस में आपने फोर्स लगाया F1, क्योंकि मोमेंटम में चेंज तो तभी आएगी जब उस बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली है कि F2 मस्ट बी ग्रेटर देन F1। F2 जो होगा वो ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो रहा है बॉडी के। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपको इस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। आपकी साइकिल थी, चेंज करना चाह रहे हो, चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा आप करोगे यू हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स, एंड दैट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ कि दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं कोई बॉडी है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp बाई dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो F इक्वल टू k dp बाई dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो यहाँ वेक्टर लगा देना, हो जाएगा। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू 1 होती है तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या हो गया, dp चेंज इन मोमेंटम, dt कितनी टाइम में चेंज कराया। ठीक है, जितनी कम समय में ज्यादा मोमेंटम को चेंज कराना चाहते हो यू नीड मोर फोर्स, तो फोर्स आपको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। अगर p, यहां पे आ जाइए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ p दैट इज व्हाट, एम बी। अभी आप पढ़ करके आ रहे हो कि p एम बी होता है, m कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो that is called m dv by dt, dv by dt that is called acceleration, so f is equal to ma vector, so you may say that net force is equal to mass into acceleration। इस तरीके से आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हो तो मैं थोड़ा डेरिवेटिव के फॉर्म में ही इसको करा दिया, और थोड़ा आसान भी पड़ता है कंपैरेटिवली। उसमें वो दुनिया भर की कहानी सपोज करते हो कि लेट बॉडी है, उसकी इतनी मूवमेंट चेंज होती है, लाइक दैट वन। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम का चेंज कैसे हो रहा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी बेटा। ठीक है, ये आपकी न्यूटन की सेकेंड लॉ है। यूनिट पता है, न्यूटन है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, डाइन। चलिए, और बहुत आता है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। नहीं, मेरे लिए दिक्कत हो गई, यही तो दिक्कत है। फोन आ गया, मेरा हेडफोन गया। अब तुमको मेरे उससे सुनाई पड़ी है, रुको एक बार चेक करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं हेडफोन को। इम्पल्स की बात करें तो बेसिकली a force which acts for a very short time of interval ये किसके यहाँ का अनम्यूट नहीं है बेटा, अनम्यूट कर लो जिसके यहाँ डिस्टरबेंस आ रही है। अ फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, कोई ऐसा फोर्स जो बहुत मिनिमम टाइम के लिए लग रहा है, जैसे स्लैपिंग, हिटिंग,
ठीक है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जो वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। और इंपल्सिव फोर्स का टोटल इफेक्ट इज कॉल्ड इंपल्स, यानी टोटल इफेक्ट ऑफ impulsive force is called impulse. जनरली इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, impulse, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो अगर वो वेरी शॉर्ट यानी हिट कर रहे हो किसी बॉडी को, कोई जैसे स्टोन लिया, स्टोन से थ्रो करके फेंका, या चाक पीस लिया थ्रो करके फेंका, या किसी को रैंडमली आपने स्लैप कर दिया, ये एक इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए पहले से पता नहीं है वो सारी चीजें, ठीक है। और इस फोर्स का टोटल इफेक्ट कितना होगा, यानी बॉडी पर वो कितनी टाइम के लिए उसका इंपैक्ट था, दैट इज कॉल्ड इंपल्स, यानी F इंटू टी। वो जो इंपल्सिव फोर्स था कितनी टाइम के लिए उस बॉडी पर एक्ट किया, तो जो भी वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल था, वो वेरी शॉर्ट टाइम